सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। बहुत बड़ी खबर 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी सामने आई और जिसके बाद एक बार फिर से राजनीतिक भूचाल देखने को मिल रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अहम सुनवाई की और फैसला सुनाते हुए पूरी मेरिट लिस्ट को ही रद्द कर दिया और हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए जिससे बेसिक शिक्षा नियमावली और आरक्षण नियमावली का पालन हो। बता दें कि अभ्यर्थी ने पूरी भर्ती पर सवाल उठाते हुए 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाले का आरोप लगाया था। दरअसल अखिलेश सरकार में 1.72 लाख शिक्षा मित्र को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित कर दिया गया था जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था और साथ साथ हाईकोर्ट ने नए सिरे से सहायक शिक्षकों को यानी कि शिक्षकों की भर्ती का आदेश दिया था। फिर यूपी सरकार ने सबसे पहले 78,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती की। ये भर्ती भी सवालों के घेरे में आ गई और सीबीआई ने मामले की जांच भी की। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने पुरानी मेरिट लिस्ट को रद्द करके नई लिस्ट जारी करने का आदेश दे दिया है। अब इसको लेकर राजनीतिक गर्म हो गए यानी कि राजनीतिक पारा लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। वार पलटवार का दौर लगातार जारी है और इस बीच अभ्यर्थियों का जो आरोप है, पहले अब आपको हम बताते हैं, जो 19,000 पदों के लिए ये पूरा घमासान देखने को मिला। ओबीसी वर्ग को महज 3.86% जबकि 27% आरक्षण दिया जाना था। सरकार का पक्ष है 12,300 करीब भर्तियों को लेकर लगातार सस्पेंस था। उस बीच अभ्यर्थियों का आरोप है कि 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाला हुआ है। वहीं सरकार भी अपना पक्ष रखती हुई नजर आ रही। 31,328 ओबीसी वर्ग के चयनित हुए हैं तो वहीं जबकि 27% आरक्षण दिया जाना था अभ्यर्थियों का आरोप है। वहीं सरकार भी अपना पक्ष रखती हुई नजर आई। 18,598 मेरिट के आधार पर चयनित हुए हैं। सरकार का पक्ष है 70% अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण से हुआ है जबकि आरक्षण का मुद्दा लगातार गर्माता हुआ नजर आया। इस पूरे बयानबाजी के बीच बड़ा फैसला हाईकोर्ट का है। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों का आरोप है कि 27% आरक्षण देना था लेकिन आरक्षण का खेल जो इस पूरी भर्ती पर यानी कि संकट के बादल के तौर पर मंडराता हुआ नजर आया। पहले मैं समझा देती हूं कि आखिरकार मामला क्या था। 2019 में ये भर्ती हुई थी, भर्ती की परीक्षा हुई, 40,10,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। मेरिट लिस्ट आने पर विरोध हुआ था और आरक्षण की अनदेखी का आरोप लगाया गया। वहीं इसके साथ साथ छात्रों का आरोप है कि 18,988 पदों पर आरक्षण घोटाला हुआ है। ओबीसी को 27% की जगह करीब 3% ही आरक्षण मिला। सुप्रीम को यानी कि एससी वर्ग को 21% की जगह सिर्फ और सिर्फ 16.2% आरक्षण मिला। और हमारे साथ विक्रम यादव शिक्षक अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल, बड़ा फैसला आया है, इसे कैसे देखते हैं आप? मैम सबसे पहले बताना चाहूंगा ये जो 69 शिक्षक भर्ती है, इस भर्ती का जो जियो था वो दिसंबर 2018 में जारी हुआ। उसके बाद इस परीक्षा का जो मेन परीक्षा थी सुपर टेट वो 6 जनवरी 2019 को जारी हुई। उसके बाद सर इस परीक्षा का जो परिणाम आया वो 1 जून 2020 को आया था। जो 1 जून 2020 को परिणाम आया, जो सूची जारी की गई, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस भर्ती प्रक्रिया के तहत जो बच्चे चयनित किए गए उनके लिए किसी भी कट ऑफ, किसी भी गुणांक का जिक्र नहीं किया गया। ना ही तो इसमें ये बताया गया कि इस भर्ती में यूआर की कट ऑफ कितनी है, ना ये बताया गया ओबीसी की कट ऑफ कितनी है, ना ये बताया गया एससी की कट ऑफ कितनी है। ना ही इन्होंने ये दिखाया कि किस छात्र का चयन किस कैटेगरी में हुआ है और किसका चयन यूआर में हुआ है, किसका ओबीसी में हुआ है, किसका एससी में हुआ है। जब हम लोग को ये मालूम पड़ा कि इस भर्ती में बड़े लेवल की अनियमितता बरती गई है, तो हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए
राष्ट्रीय पेशावर आयोग ने 29 अप्रैल 2021 को अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की, जिसमें घोटाला स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय पेशावर आयोग ने 29 अप्रैल 2021 को अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार दोषी अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई करे और जो पीड़ित छात्र हैं अमित जी उन भी लोगों को हमारे न्याय साथ दे। जुड़ चुके हैं, शिक्षक अभ्यर्थी है। क्या ये पूरा मामला है, आखिरकार हाईकोर्ट क्यों जाना पड़ा? अमित जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, अभी आवाज हमारी उनसे नहीं है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो वही विक्रम जी का एक बार फिर से मैं रुक करूंगी। विक्रम जी, एकल पीठ का आदेश आया था, उसके बाद आपने डबल पिटीशन दायर की, आखिर क्या जरूरत क्या थी? तत्कालीन शिक्षा मंत्री वैसे शिक्षा विभाग से बराबर विनती की कि हम लोगों को न्याय दिया जाए, लेकिन हम लोगों को न्याय नहीं मिला। उसके बाद 23 दिसंबर 2021 को स्वयं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोटाला स्वीकार कर लिया पहले ही। उसके बाद 13 मार्च 2023 को सिंगल बेंच का ऑर्डर आया, लेकिन इस ऑर्डर में सबसे बड़ी कमी यह थी कि ओबीसी एससी समाज के वो छात्र जिनके नंबर यूआर कट ऑफ के बराबर हैं, उन छात्रों को ओवरलैप करने से रोका गया। इसके चलते ओबीसी एससी समाज के जो पीड़ित छात्र थे वो डबल बेंच में गए, लेकिन मैम हम माननीय डबल बेंच का सम्मान करते हैं। वो जो निर्णय आया है वो निष्पक्ष तरीके से आया है। इस निर्णय में ये कहा गया है कि जो भी ओबीसी एससी समाज के छात्र हैं, जो पीड़ित छात्र हैं, इन्हें न्याय देने के लिए सरकार द्वारा 1 जून 2020 हो चाहे 5 जनवरी 2022 हो, इन दोनों डेटों में जो चयन सूचियां जारी की गई हैं, दोनों चयन सूचियों को रद्द करते हुए सरकार पारदर्शी तरीके से एक नई लिस्ट जारी करे और इस लिस्ट में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 हमारे साथ जुड़े हुए। अमित जी, आप वही अभ्यर्थी हैं जिन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की थी, क्या लगता था वहीं से आपको कहीं ना कहीं यानी कि जो उम्मीद की किरण थी जगती हुई नजर आ रही थी, और आज कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का वही फैसला सामने आ चुका? जी मैम, देखिए इस हेलो मैम, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए हम लोगों को तो पता ही था कि आरक्षण के साथ गड़बड़ी हुई है, हम लोगों के साथ भेदभाव किया गया है, और माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो कि इन्हीं की सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है, उसने भी माना था। लेकिन उस आयोग की रिपोर्ट को भी मानने से अधिकारी जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी थे उसको मना कर दिए थे। उसके बाद कुछ अभ्यर्थी जब कोर्ट चले गए, इसको राहुल गांधी से आपने मुलाकात की थी, क्या आश्वासन मिला था? देखिए मैम, हम अभ्यर्थी हैं, हमारा दर्द था। मैं राहुल गांधी से नहीं, मैं जितने भी नेता थे, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के नेता रहे हों, हम सबके पास गए हैं। चाहे कोई सामाजिक संगठन रहा हो, हम सबके पास गए अपनी इस पीड़ा को लेके, अपनी दर्द को बताने के लिए कि हमारे साथ ये ऐसा अन्याय हुआ है। लेकिन कोई भी विपक्ष भी इस आवाज को उठाता रहा, लेकिन इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे कि हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। लेकिन उसी चीज का पर्दाफाश हुआ है। माननीय डबल बेंच हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। अब इस बात को तो मानना पड़ेगा, हाई कोर्ट के फैसले को तो मानना ही पड़ेगा। अमित जी, ये समझाने का प्रयास कीजिए कि हाई कोर्ट का जो फैसला सामने आया उसके बाद आखिरकार क्या होगा और इसको कैसे इम्प्लीमेंट लाया जाएगा? देखिए माननीय हाई कोर्ट ने सुधार करने के लिए कहा है, लिस्ट में जो इन्होंने गड़बड़ियां की उसको सुधार करने के लिए, और उम्मीद है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी और सरकार बिल्कुल सुधार करेगी और हम लोगों के साथ न्याय करेगी, और करना चाहिए जो कि हाई कोर्ट का आदेश है। सर विक्रम जी, हाई कोर्ट ने कहा है कि कुछ को अंदर करिए, कुछ को बाहर करिए, आम भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए ये क्या आदेश देने का तथ्य था हाई कोर्ट का? मैं बताना चाहता हूँ, हाई कोर्ट का मतलब किसी को अंदर करना, किसी को बाहर करना नहीं है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट ऑर्डर दिया है कि जो छात्र लीगल रूप से जो कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं, जो चयन सूची में शामिल हो सकते हैं, उन्हें आप सिलेक्ट कीजिए, उन्हें आप चयनित कीजिए। जो छात्र सरकार द्वारा मनमानी तरीके से अवैध रूप से चयनित किए गए के लिए मैं विक्रम जी से क्वेश्चन करी हूँ। विक्रम जी, अपनी बात रखिए। जी मैम, हाई कोर्ट ने डबल बेंच से ऑर्डर आया, उसमें ये नहीं कहा गया कि आप किसे बाहर करेंगे किसे अंदर करेंगे। माननीय हाई कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि आप नियम के तहत पूरी चयन सूची द्वारा बनाइए, जिसमें जो लोग अंदर आए उन्हें आप नियुक्ति दीजिए, जो अवैध लोग हैं उन्हें इस चयन प्रक्रिया से बाहर कीजिए। जी अमित जी, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी से मुलाकात हमारी राजनीति नहीं थी, लेकिन राजनीति तथ्य तो तुरंत सामने आ चुका। भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया गया अखिलेश यादव की तरफ से।
नहीं, मेरी कोई राजनीति थी, मैं एक आम अभ्यर्थी हूँ, मेरी ऐसी कोई राजनीति नहीं थी। मैं किसी से भी मिला हूँ तो मेरे ये कोई ऐसा नहीं थी कि मैं राजनीति कर रहा हूँ। मैंने अपना दर्द कहा है और मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट किया था, आदरणीय राहुल गांधी जी से भी मैंने एक रिक्वेस्ट किया था कि हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है और आप इस मैटर को लेके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप एक पत्र लिखिए और जो सदन में, अगर सदन स्टार्ट होता है तो उसमें हमारे पक्ष में आप हमारी बात, हमारी पीड़ा आप वहां रखने का काम कर रहे हैं। मैंने यही रिक्वेस्ट किया था, बाकी और कुछ नहीं था ऐसा। ठीक है विक्रम जी, इस आरक्षण के घोटाले का खेल को आप कैसे देखते हैं? मैम, ये आरक्षण का घोटाले का खेल है, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मनमानी तरीके से किया गया है। मैम, हम लोग बार बार पिछले 640 दिन तक लखनऊ में पिटते रहे, पुलिस की लाठियां खाते रहे, चाहे सर्दी हो, बरसात हो, चाहे जो भी मौसम रहा हो, हम प्रत्येक मौसम में लखनऊ के इको गार्डन के बाहर सड़क पर निरंतर धरना प्रदर्शन करते रहे। हमारी सिर्फ एक ही मांग थी कि इस भर्ती में हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों से मुलाकात करें और हम लोगों को न्याय दें। लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी 640 दिन धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी हम लोगों से नहीं मिले। फिर हम लोग मजबूरी बस प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हुए। लेकिन हम लोग जहां भी न्याय मांगने जाते थे, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, शिक्षा मंत्री आवास हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी का आवास हो, चाहे भूपेंद्र चौधरी जी का आवास हो, चाहे विधानसभा घेराव हो, चाहे बीजेपी कार्यालय का घेराव हो, सारी जगह हम लोगों के साथ बर्बरता की जाती थी। हम लोगों को न्याय कहीं नहीं मिला। जी मैम, बिल्कुल। वहीं हमारे साथ लगातार अमित जी भी जुड़े हुए, उनका मैं रुख करूंगी। आखिरकार पहले ये पूरा मुद्दा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए, ये आरक्षण से जुड़ा मुद्दा है या फिर इसको लेकर कई और भी तथ्य हैं? नहीं, ये आरक्षण में ही गड़बड़ी हुई थी, जिसको लेके हम लोग लगातार लड़ रहे थे। जैसा कि विक्रम भाई ने बताया कि हम कोई भी ऐसा दरवाजा नहीं है, चाहे पक्ष का रहा हो चाहे विपक्ष का रहा हो, हम सबके पास गए हैं। हम लोग कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी राजनीति से प्रभावित नहीं थे। हम लोगों का हक अधिकार था। 4 साल से कोई किसी राजनीति के पीछे 4 साल से एक आम अभ्यर्थी नहीं भागेगा। 4 साल से हम लोग लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और ये हमारी सच की, हमारी वाकई में हमारी पीड़ा थी, जिसको लेके हम लोग परेशान थे, लगातार संघर्ष कर रहे थे जी। इतने सालों से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उसके बदले हमें सरकार से, न ही विभाग से कुछ नहीं मिला। सिर्फ लाठियां मिली, प्रशासन द्वारा गालियां मिली, हमारे बहनों के कपड़े फाड़े गए, हम लोगों पे मुकदमे रखे गए। ये सब चीजें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस फैसले का स्वागत कर दिया है। जी, उम्मीद करते हैं कि आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी हम लोगों को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। जी, नई मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा गया है, इसको लेकर क्या आधार होंगे विक्रम जी? मैम, सीधा जो कोई भी चयन प्रक्रिया मैम, जो 50% सीटें होती है वो युवा की होती है। 50% सीट में जो ऊपर के टॉप 50% लोग हैं, चाहे वो कैटेगरी के हों, चाहे वो सबर्ड हों, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, उनका चयन यूआर में होना चाहिए। उसके बाद में हम घटते हुए क्रम में, जहां यूआर की कट ऑफ खत्म होती है, उसके बाद घटते हुए क्रम में ओबीसी की लगभग 18,000 सीटें हैं, उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट डाउन होनी चाहिए। जहां ओबीसी की कट ऑफ खत्म होती है, उसके बाद घटते हुए क्रम में एससी की कट ऑफ के अनुसार मेरिट लिस्ट बननी चाहिए। यही मैम इसका एक तरीका है। बिल्कुल। अमित जी, एक संदेश, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हम एक अभ्यर्थी हैं, हम उत्तर प्रदेश की सरकार से, खास उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहते हैं। कोई अनजान नहीं है, सबको पता है कि हम लोग का संघर्ष कितना रहा है और कब से रहा है। जी मैम। अमित जी, और अब उम्मीद है कि सरकार हमारे साथ न्याय करेगी, विभाग हमारे साथ न्याय करेगा। आदरणीय मंत्री जी भी, बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी कह रहे थे कि कोर्ट का जैसा भी फैसला होगा हम उसका स्वागत करेंगे, हम उसी फैसले को लेके आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि हम लोग जल्द अब बेसिक में होंगे। बिल्कुल, लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है और देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आप दोनों का हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला लगातार गहमाता हुआ नजर आ रहा था। उस बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद कहीं ना कहीं इन शिक्षकों को राहत की किरण मिलती हुई नजर आई है।
वहीं आपको बता दें कि लंबी लड़ाई तो देखने को मिली और उसके साथ साथ अब राजनीतिक पारा भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाला, अभ्यर्थियों का आरोप है, सरकार ने पक्ष रखा है। 31,228 ओबीसी वर्ग से चयनित हुए हैं। अभ्यर्थियों का आरोप लगा है, जबकि 27% आरक्षण दिया जाना था। सरकार का पक्ष 18,598 मेरिट के आधार पर चयनित हुए। एससी वर्ग के साथ ऐसा जो न्याय होना था वो नहीं हो पाया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाला हुआ है। ओबीसी वर्ग को महज 3.86% आरक्षण मिला। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है, और जबकि 27% आरक्षण दिया जाना था। एससी वर्ग के साथ भी ऐसा ही हुआ। अभ्यर्थियों का आरोप, सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 70% अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण से हुआ। 31,228 ओबीसी वर्ग से चयनित हुए। सरकार ने पक्ष रखते हुए कहा कि 12,360 आरक्षित पदों पर चयनित हुए हैं। 18,598 मेरिट के आधार पर चयनित हुए हैं। वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और ट्विटर के माध्यम से सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कंधे से कंधा मिलाकर अभ्यर्थियों के साथ खड़े हुए हैं, और साथ साथ उन्होंने कहा कि न्याय इस पूरे मामले में हाईकोर्ट किया है, और इसके साथ साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ा घोटाला यानी कि भ्रष्टाचार हुआ है। यूपी में सन 2019 में चयनित 69,000 शिक्षक भर्ती पर मायावती ने ट्वीट किया है कि काम निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ होना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया सरकार की ओर से। इस मामले में खासकर आरक्षण का मुद्दा लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, मायावती ने भी एक्स पर ट्वीट किया है। वहीं पीड़ित छात्रों के साथ खड़ी है विपक्ष। दोनों ने ट्विटर के माध्यम से संदेश दे दिया है कि अब इस पर लड़ाई और अधिक गर्माती हुई आगामी दिनों में नजर आएगी। वहीं आपको बता दें कि लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार संघर्षों का फल मिलता हुआ नजर आ रहा है, और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सियासी पारा भी गर्मा चुका है। आर पार की लड़ाई के बीच ये मामला गहमाता हुआ नजर आ रहा है, जहां कहीं ना कहीं योगी सरकार को इस फैसले से आहत हुई होगी। और ज्यादा अपडेट के साथ अमित तिवारी हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। अमित जी, इस पूरे मामले में राहुल गांधी ने अभ्यर्थियों से मुलाकात की थी और आज फैसला हाईकोर्ट से सामने आया, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, सरकार ने रोजगार के नाम पे युवाओं को ठगा है। ये आज से नहीं, ये प्रक्रिया शिक्षा मित्रों से शुरू हुई, भर्ती पर आकर के लटकी, और आप मानेंगे नहीं, आज भी प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा की में नौकरी के लिए भी प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं, जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी इस सरकार की नियमावली ने ऐसा फंसा करके रखा है कि सोचिए 4-4 साल के बाद नौकरी करने के बाद व्यक्ति को इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मूल बात इस विषय को लेकर के सरकार युवाओं के मसले पर गंभीर नहीं है। अगर इन अधिकारियों की विसंगतियों और इन सब परिप्रेक्ष्यों में सरकार 2019 की भर्ती है और 2019 से 2024 चल रहा है, अभी 5 वर्षों में 6 वर्षों में एक वह भर्ती नहीं क्लियर कर सकती तो इस सरकार ने नैतिक अधिकार खो दिया है। यह सरकार सिर्फ छात्रों के मध्य लोक लुभावने बातों की सपने दिखाती है। आप समझिए ना कि जिस प्रकार से सरकार ने, चाहे वो शिक्षक वर्ग हो, चाहे वो प्रशिक्षु वर्ग हो, चाहे वो प्रशिक्षित वर्ग हो, हाईकोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हाईकोर्ट में फैसला क्यों गया? हाईकोर्ट में फैसला इसलिए गया कि सरकार ने उसकी पैरवी नहीं की सही से, सरकार ने नियमों की अनदेखी की। तो बहुत से छात्र पहले दिनों से कहते आ रहे हैं
कि अगर कोई खामी हुई है तो अधिकारी और सरकार जिम्मेदार है। आज 5 वर्ष हो चुके हैं और 5 वर्ष हो जाने के बाद भी इस सरकार ने कोई समाधान नहीं निकाला है। हर भर्ती को फंसा करके रखा है। समझिए ना, उनके दंश, उनकी पीड़ा को क्या कोई समझेगा जो 4-5 साल से नौकरी कर रहे हैं। अब उनको ये संदेश मिल रहे हैं, सर ये खामी किसकी है? सरकार की है। भुगतेगा कौन? जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, वो भुगतेंगे। तो हमने यहीं से नहीं, अभी मैं बताऊं, बेसिक शिक्षा का हाल ये है कि जो मंत्री इस समय है वर्तमान में, संदीप सिंह जी, हर बार विधानसभा के सत्र में एक ही बात दोहराते हैं कि छात्र और शिक्षक का अनुपात बराबर। जबकि प्रदेश में की राजधानी में ऐसे कॉलेजेस हैं जहां 100 मतलब ऐसे स्कूल्स हैं प्राथमिक विद्यालय के जहां इस आरक्षण में घोटाले का कैसे खेल देख सकते हैं आप इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में? इसको करने वाला कौन है? सरकार। इसको करने वाला सरकार। तो सरकार ये दिन क्यों आने देती है कि जो चयनित है वो भी परेशान है, जो अचयनित है वो भी परेशान है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सारा झमेला इस बात को लेकर के सरकार युवाओं के साथ न्याय नहीं करना चाहती। सरकार इन्हें कोर्ट बा कोर्ट भटकाना चाहती है, जिसे में जहां तक सफल भी है अपने। और सफल क्यों है? क्योंकि वो सत्ता में है, जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, इस सरकार ने जब भी विधानसभा में बात पूछी जाती है इसी बेसिक शिक्षा विभाग की, तो संदीप सिंह जी कहते हैं छात्र शिक्षक रेशियो बराबर है। आप मानेंगे नहीं, ये शिक्षक की श्रेणी में शिक्षा मित्रों को गिनते हैं, ये शिक्षक की श्रेणी में अनुदेशकों को गिनते हैं, जबकि उनको हक और अधिकार वो नहीं देते जो उनको देने चाहिए। एक तरफ तो ये उन्हें शिक्षक मानती है और दूसरे तरफ उन्हें कागज पर शिक्षक मानने से मना करती है। दूसरी, आज प्रदेश के अंदर 25 लाख से अधिक प्रशिक्षित वर्ग के जो छात्र हैं वो प्रशिक्षण लिए बैठे हैं और 6 वर्षों से कोई भी 7 वर्षों से कोई भी भर्ती सरकार की नहीं आई है। इसको लेकर के भी सब परेशान है। हम तो चाहते हैं कि इन सबको कोई असुविधा ना हो, इन सबको अपना अपना हक मिल जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन सरकार ने विगत 6 वर्षों से जो चीजें फंसा करके रखी हैं, यकीनन उसमें ये अभ्यर्थी दब रहे, पिस रहे हैं। इनके साथ न्याय होना चाहिए, ये हम सभी की मांग है। और यही मांग हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो अभ्यर्थी थे उनसे मिलकर के भी कही थी कि इन सबके साथ न्याय हो। जो अत्याचार और जुल्म करने के लिए इस सरकार को जाना जाता है, अभ्यर्थियों को कैसे न्याय मिलेगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बिल्कुल, हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो वही आपको बता दें कि लगातार इस मुद्दे पर सियासी वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। अब विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर चौतरफा हमलावर नजर आ रही है, जहां आपको बता दें कि अखिलेश यादव, मायावती हो, सभी इस मुद्दे को लेकर हमलावरों का अख्तियार करती हुई नजर आ रही हैं। कन्नौज में नाबालिग लड़की के साथ रेप के आरोप में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल लिया गया है। डॉक्टरों की टीम के साथ सैंपल लेने के लिए पुलिस जिला जेल पहुंची थी। वहीं दूसरी तरफ पीड़िता के भी सैंपल लिए गए हैं और अब मालूम हो कि इस मामले में काफी सियासत हो रही है। बीते कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश ने कहा था कि आजकल कन्नौज काफी चर्चा में है। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ उपचुनाव देखने को मिल रहा और दूसरे तरफ लगातार विपक्षी दल यानी कि इस पूरे मुद्दे पर घिरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल लिया गया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।